ऐसी न्यूज आ रही है कि सेबी जोमेटो के आईपीओ को जल्द से जल्द अप्रूव करने जा रही है। हो सकता है वो आने वाले मंडे को ही कर दे, लेकिन अगर मंडे को नहीं भी करती है तो भी बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जोमेटो के आईपीओ के बारे में तो बताया ही है, और साथ में आपको बताने की कोशिश की है कि जोमेटो का बिजनेस कैसे काम करता है, और वो सारी चीजें जो आपको जानने की जरूरत है जिससे आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको इस समय इसका शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। फाइनली आपको क्या करना है वो तो आप ही डिसाइड करोगे, लेकिन हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। जोमेटो में मेन इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनी का है जिसका नाम है एंड ग्रुप, और अप्रैल में इसने आईपीओ के लिए फाइल किया था, और इसका टारगेट है $1.2 बिलियन रेज करना मार्केट से। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आने वाले मंडे को हो सकता है सेबी ऑफिशियली अप्रूव कर देगी जोमेटो का आईपीओ। आईपीओ के अंडर में ₹8250 करोड़ का शेयर जो है ऑफर करेगी जोमेटो, इक्विटी शेयर्स, जिसमें ₹7,500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, और ₹750 करोड़ का शेयर इन्फो एज जो कंपनी है जिसकी नौकरी.com कंपनी है, तो ये इन्फो एज ₹750 करोड़ के शेयर्स बेच के हमें निकल जाएगी। ईयर 2017 में जोमेटो को लॉस हुआ था 585 करोड़ का, 2018 में 78 करोड़ का, 19 में 940 करोड़, 2020 में 2451 करोड़ का। तो देखिए ये लगातार लॉस पे लॉस बनाई जा रही है, और इसका लॉस बढ़ भी रहा है अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो। इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है डिटेल में कि क्या इस कंपनी के शेयर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये लॉस पे लॉस कर रही है। तो ऐसे में इसका शेयर लेना ऐसा होगा जैसे अपने हाथ को जला देना या पैसे को जला देना। इसलिए बेटर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे आप समझ सको कि इन्वेस्टमेंट करना बनता है कि नहीं बनता। जोमेटो का बिजनेस मॉडल नेटवर्क इफेक्ट मोड के ऊपर बेस्ड है। मतलब जोमेटो क्या चाहती है, उसने एक ऐप बना दिया है। वो चाहती है कि सारे रेस्टोरेंट खुद से ही उसके ऐप पे रजिस्टर कर लें, और हम जैसे लोग जो खाना ऑर्डर करते हैं वो ये सोचें, जब हमें भूख लगे तो हम क्या सोचेंगे कि चलो सीधे जोमेटो ऐप ही ओपन करते हैं, वहां पे सारे रेस्टोरेंट की लिस्ट है, लोकेशन वाइज सब कुछ है वहां पे, वहां से हम खाना ऑर्डर करेंगे। ठीक वैसा जैसे व्हाट्सएप पे होता है। तो अभी क्या होता है, व्हाट्सएप हम क्यों ज्वाइन करते हैं? हम इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा हर एक दोस्त, हर एक रिश्तेदार सब व्हाट्सएप पे हैं, तो क्यों ना वही पे ही चला जाए, तो हमें सबको ही मिल जाएगा और हम सबसे बात कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अभी अगर व्हाट्सएप से बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन कोई और कंपनी लॉन्च कर दे, तो भी हम शायद उस एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि उस एप्लीकेशन पे सारे लोग मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त नहीं है, जबकि मुझे व्हाट्सएप पे सारे मिल जा रहे हैं। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप छोड़ के उस एप्लीकेशन पे जाऊंगा नहीं, और अगर मैं ऐसा करूंगा नहीं तो व्हाट्सएप हमेशा हिट रहेगा। तो यही एकमात्र मकसद है जोमेटो का इस बिजनेस के साथ। वो चाहती है सारे रेस्टोरेंट उसके ही ऐप पे मिले, और उसके बाद क्योंकि सारे रेस्टोरेंट वहीं पे हैं, तो हम मजबूरी में वहीं से ही ऑर्डर करेंगे। तो ये बेसिकली एक टारगेट है जोमेटो का। अब ये टारगेट अचीव कैसे होगा? ये होगा धीमे धीमे करके। ईयर 2008 में जोमेटो स्टार्ट हुई और आज 2021 चल रहा है, 13 साल बीत चुका है। लेकिन धीमे धीमे करके रेस्टोरेंट जोमेटो के ऐप पे रजिस्टर करते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट रजिस्टर करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बाकी सारे रेस्टोरेंट जो जोमेटो को नहीं ज्वाइन किए हुए थे वो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं। साथ में डिलीवरी पार्टनर वो हैं जो हमारे घर पे डिलीवरी लाते हैं। ये एक आम बंदे हैं जिन्हें जॉब चाहिए, घर पे बैठे हैं, इनके पास बाइक है, स्कूटी है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से सैलरी का एक जरिया बन रहा है, तो ये ऐप पे रजिस्टर कर दे रहे हैं और जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर बन जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिलीवरी पार्टनर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज अगर इंक्रीज हो रही है, तो कस्टमर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और देखिए ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये बिजनेस मॉडल भी काफी मजेदार है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो भी सोचिए जब 2008 में ये कॉन्सेप्ट लाया होगा इनके ओनर्स ने,
तो उस टाइम पे कितना सुपर हिट कॉन्सेप्ट रहा होगा और उसी पे ये कंपनी आगे बढ़ रही धीमे धीमे करके। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा भी दिखाया आपको 2018, 19 और 20 का। आप देखिए किस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एक के बाद एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ये देख के भी लग रहा है कि जो इनके ड्रीम है वो एक ना एक दिन जाके रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि 13 साल बीत चुका है लेकिन फिर भी धीमे धीमे करके ये लग रहा है कि अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। अब इस डेटा को जरा आप ध्यान से देखिए, मैंने इनका जो रिजल्ट है 2020 का और 2019 का उसका डेटा आपको दिखाया है। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, सबसे पहले मैंने ऊपर इनकम कंसीडर किया है और ये 2020 की इनकम है 2485, 2019 की है 1255। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक कॉलम ऐड कर दी है, परसेंट ऑफ रेवेन्यू, और यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड की परसेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका बेसिक पर्पज ये है कि मैंने एक एक करके इनके खर्चे यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इनका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे होता है। तो आप देखिए ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 24.99% ये एम्प्लॉय को पैसा दे देते हैं। 3% फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, ये बहुत कम है। और एम्प्लॉय कॉस्ट भी ठीक ठाक है, एवरेज है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रेवेन्यू का 2.9% है। और जैसे ये तीनों है वैसे ही देखिए 2019 में भी सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जब हम अदर एक्सपेंसेस देखते हैं तो देखिए अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू का 155.17% है ईयर 2020 में, और 2019 में है रेवेन्यू का 225.82%। मतलब इस कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा अदर एक्सपेंसेस में हो रहा है। तो अगर इस खर्चे को ये कंपनी कम करने की कोशिश करे तो ये टाइम के साथ लॉस से प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, रेंट है, फ्यूल है, कन्वेंस है, बैड डेट्स है, लीगल, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए रेवेन्यू का 155 अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है जिसका एक हिस्सा है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। अब 155% जो अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है उसका देखिए 53% लगभग आपका एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2019 में रेवेन्यू का 225% जा रहा था अदर एक्सपेंसेस में, उसका 97% एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा है। बट इसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिल जाएगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट की वजह से ब्रांड अच्छी होती जाएगी, जोमेटो की ब्रांड अच्छी होती जाएगी, सब लोग जानते जाएंगे इसके बारे में, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में ज्यादा पैसा बना पाएंगे। उसके बाद इनका अदर एक्सपेंसेस के अंडर में ये एक और खर्चा है, सर्वर एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट। ये 4.17% है 2020 में और 4.38% 2019 में। तो ये लगभग कांस्टेंट ही है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अदर एक्सपेंसेस के अंडर में सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको रेड कर दिया है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हो रहा है एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे जो इतना खर्चा हो रहा है 84.19% और 105.9% का, ये है क्या, ये है देखिए जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो हमारे घर पे डिलीवरी लेके आते हैं। तो जरा आप देखेंगे जब आप ऑर्डर करते हैं जोमेटो का तो डिलीवरी चार्जेस तो हम लोग पे ही कर देते हैं, उसमें रहता है डिलीवरी चार्जेस, तो वो तो डिलीवरी पार्टनर्स को जाता ही है जो हमारे घर पे डिलीवरी लेके आते हैं। लेकिन अलग से जोमेटो इनको अवेलेबिलिटी फी भी पे करती है। तो मतलब जोमेटो इंश्योर करना चाहती है कि जो लोग भी डिलीवरी दे रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहें, जिससे जैसे ही ऑर्डर आए तुरंत वो पिक करके ले आए और टाइम कम वेस्ट हो और जल्दी से जल्दी कम टाइम पे डिलीवरी हो जाए, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो इसीलिए डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल रहें, वो इंश्योर करने के लिए ये अच्छी फी देते हैं उनको, डिलीवरी पार्टनर्स को, जो लोग डिलीवरी करते हैं। अब अच्छी फी देते हैं तो वो अवेलेबल होते हैं और इसीलिए जैसे हम ऑर्डर करते हैं जोमेटो वाले तुरंत ही घर पे डिलीवरी कर देते हैं ऑर्डर्स की। जरा सोचिए कि अगर जोमेटो के पास 1000 डिलीवरी वाले बंदे हैं
और उन्होंने अपना ऐप जो है बंद करके रखा, वो ऑर्डर ले ही नहीं रहे हैं जोमेटो के। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। जोमेटो इतना कम फी पे करती है कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में, मतलब पार्टनर बनने में जोमेटो के। तो वो मतलब ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं। जब जब उनके पास बहुत ज्यादा टाइम फ्री है तभी अवेलेबल रहते हैं, तो वो डेडिकेटेड वे में अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो फी अगर कम हो जाएगी, वो अवेलेबल नहीं होंगे और हमारे ऑर्डर्स फिर देर में आएंगे, डिलीवर होंगे, हम परेशान होंगे, तो जोमेटो फिर चल नहीं पाएगा। इसी चक्कर में जोमेटो वाले फी ज्यादा देते हैं और ये फी आ जाती इसके अंडर में आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट। इसको छोड़ के एक और फी है। तो जो आईटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं और सपोर्ट हैं, वो जोमेटो खुद हैंडल नहीं करती, वो आउटसोर्स करती है। तो एप्लीकेशन का मैनेजमेंट और आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो थर्ड पार्टी जो इन्हें प्रोवाइड करती है और जोमेटो पैसा देती है। ठीक है, वो पैसा टाइम के साथ कम किया जा सकता है। जब इनका प्रोसेस फिक्स हो जाएगा तो ये पैसा कम हो जाता है। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगी, रोबोटिक्स आ जाएगा, तो उन सब की वजह से ये खर्चे फ्यूचर में कम हो जाएंगे। मेन जोमेटो को फोकस करना है अवेलेबिलिटी फी पे। इसके लिए जोमेटो को रियल में कुछ करना पड़ेगा। अगर एक चीज हो जाए तब ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, जो अवेलेबिलिटी फी दे रहा है जोमेटो। क्या हो जाए जब रेवेन्यू तेजी से बढ़े? अब जैसे 2019 और 2020 के रेवेन्यू में आप ग्रोथ देखिए, 98% की है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर ऐसे ही ग्रो करता रहे रेवेन्यू, तब जोमेटो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक टाइम बाद जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसके सामने ये अवेलेबिलिटी फी कुछ भी नहीं रहेगी और कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको कुछ डेटा दिखाया है जिसमें मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड है जोमेटो का 2019 में 2873 करोड़, 2020 में है 2322 करोड़। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कम ही है एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये एक तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, दूसरा ये अपने साइड से ज्यादा कुछ नहीं लगा रही है, ये तो दूसरों की सर्विसेज का यूज कर रही है। मतलब रेस्टोरेंट हैं और डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो आपस में काम कर रहे हैं और बस जोमेटो का एक एप्लीकेशन है, उसी पे सारा काम चल रहा है। तो जोमेटो के लिए ये जो अभी खर्चे हो रहे हैं, ये इनिशियल खर्चे हैं। लॉन्ग टर्म में ये खर्चे और मिनिमाइज हो जाएंगे। इसीलिए चांस ज्यादा ये है कि लॉन्ग टर्म में जोमेटो प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जोमेटो का जो लॉस है वो इस बार 2020 में लगभग 2000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन आप ये भी देखिए, अगर जोमेटो प्रॉफिट करने लगे और जोमेटो सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट करे। देखिए, 2019 में भी मैंने 100 किया है, 2020 में भी 100 मान लिया है। ऐसे ही मान लिया मैंने, क्योंकि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों ईयर का ही कंसीडर किया है। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ कि सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट ही जोमेटो देती 2019 में, तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता 3.48%। और 2020 में 100 देती तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता 4.31%। तो यहाँ पे जो रिटर्न है जोमेटो कंपनी का, वो बैंक के सेविंग अकाउंट के रिटर्न के बराबर हो जाता। अब इसी प्रॉफिट को आप बढ़ा के 200 करोड़ कर दीजिए। 2020 में मान लीजिए 200 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में मान लीजिए 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट अगर आता है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जोमेटो का हो जाएगा 8.61%, 6.96% 2019 में। ये किसके बराबर हो गया? आपको जो फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ रिटर्न मिलता है, जो बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट आप कराते हैं, उस पे जितना रिटर्न मिलता है, वो इतना हो गया लगभग। ठीक है। अब अगर जोमेटो का प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर होने लगा ना, मान लीजिए 400 करोड़ हो गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इतना ही रहा, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 13.92% और 17.22%। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब फिक्स डिपॉजिट के डबल। मेरा ये डेटा दिखाने का एक पर्पस ये था कि क्योंकि जोमेटो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा लाने के लिए उसको कम प्रॉफिट भी ले आए तो भी काम चलेगा। तो देखिए, 100 करोड़ के प्रॉफिट में 4% का आरओसी हो रहा है, 200 करोड़ के प्रॉफिट में 8% का आरओसी हो जा रहा है, 400 करोड़ के प्रॉफिट में 17% का आरओसी हो जा रहा है। तो देखिए, कम प्रॉफिट भी लाएगी अगर ना, तो भी शेयर होल्डर्स को फायदा रहेगा।
बस एक कंडीशन ये है कि कम से कम प्रॉफिटेबल तो हो। 13 सालों से लॉस में चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अगर प्रॉफिट में ये आ जाए, भले ही कम प्रॉफिट दे, तो भी ये ठीक ठाक कंपनी ही मानी जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले ये जानना भी जरूरी है कि किसी कंपनी को खतरा किस किस चीजों से है। सबसे पहला खतरा, पॉइंट नंबर 1, बैरियर टू एंट्री। मेरा मानना यह है कि जो जोमेटो बिजनेस करती है, उस बिजनेस में घुसना इतना आसान है कि कोई भी घुस सकता है। लेकिन अगर ये जो नेटवर्क इफेक्ट पे काम कर रही है जोमेटो, अगर ये सक्सेसफुली इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेती है, तब बैरियर टू एंट्री टफ हो जाएगी। क्यों टफ हो जाएगी? जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप कैसा भी एप्लीकेशन है, लेकिन वो नेटवर्क इफेक्ट का जो मोड है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जब वो कर चुका है, तो अब उससे भी अच्छा एप्लीकेशन क्यों ना आ जाए, वो व्हाट्सएप को बीट नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले कि कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर जोमेटो का आ जाए मार्केट में, जोमेटो को जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए, जिससे ये नेटवर्क इफेक्ट वाला मोड है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर वो एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, तो दूसरी कंपनी फिर अंदर घुस नहीं पाएंगी इस बिजनेस के। इस बिजनेस के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है। मतलब देखिए, आप अगर किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से छोले भटूरे ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो छोला भटूरा आप उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते करते, चाहे आप स्विगी से ऑर्डर करें चाहे जोमेटो से, आपको फर्क क्या पड़ता है कि अगर जोमेटो 100 में दे रहा है उस रेस्टोरेंट का छोला भटूरा, और स्विगी जो है 90 में दे रहा है, तो आप तो स्विगी से ही ऑर्डर करेंगे, 10 रुपया सस्ते में मिल रहा है। छोला भटूरा तो सेम ही रहेगा ना, तो आप जोमेटो से क्यों करेंगे, आप तो स्विगी से ही करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एयरलाइंस के बिजनेस में होता है, जैसे आपको बैंगलोर से दिल्ली जाना है, इंडिगो भी ले जा रही है, स्पाइस जेट भी ले जा रही है। इंडिगो 3000 में ले जा रही है, स्पाइस जेट 5000 में ले जा रही है। तो आपको तो दिल्ली जाने से ही मतलब है ना, तो आप तो इंडिगो से ही जाएंगे। आप क्यों ज्यादा पैसा देके स्पाइस जेट से जाएंगे? तो इस बिजनेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जैसे लोगों को सिर्फ खाने से मतलब है कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना मिल जाए और अच्छे प्राइस पे मिल जाए। हमें इससे मतलब नहीं कि हम उसे जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं या फिर स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर ये कंपनीज करती हैं, तो वो यही है कि वो डिलीवरी करती हैं टाइम पे। अब देखिए, लगभग जोमेटो और स्विगी दोनों की डिलीवरी बराबर टाइम पे ही होती है, कोई ऐसा स्पेशल डिफरेंस नहीं है। तो ये जोमेटो एज अ बिजनेस कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा खुद को स्विगी से? आज के टाइम पे स्विगी में भी सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, जोमेटो में भी अवेलेबल है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों बराबर ही हैं। मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, जहां से भी मुझे खाना मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जोमेटो के बिजनेस में, कि अगर उसके जैसा ही कोई प्लेयर आया ना, तो कुछ स्पेशल चीज ऐसी रह नहीं जाएगी जो कि जोमेटो प्रोवाइड कर रहा है और वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि जैसे हम जोमेटो के थ्रू खाना ऑर्डर करते हैं, तो जोमेटो कुछ कमीशन चार्ज करता है रेस्टोरेंट से। अब मान लीजिए स्विगी जो है कमीशन कम ले रहा है, जोमेटो थोड़ा ज्यादा ले रहा है, तो रेस्टोरेंट वालों को फायदा किससे है? स्विगी से है, तो वो स्विगी पे स्विच कर जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगी ना कि जोमेटो डील कैसे करेगा और compete कैसे करेगा स्विगी के साथ, तब तक जोमेटो को स्ट्रगल करनी पड़ती रहेगी। अब इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जोमेटो स्विगी को एक्वायर कर ले, क्योंकि देखिए उबर ईट्स को तो एक्वायर कर ही लिया ना जोमेटो ने, स्विगी को भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये कंडीशन होगी कि स्विगी चाहेगा तभी कर पाएगा, अगर स्विगी नहीं चाहता है तो ये दोनों आपस में फाइट ही करते रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। एक और पॉइंट ये भी है कि खुद रेस्टोरेंट भी तो कॉम्पिटिटर है जोमेटो और स्विगी का। भाई देखिए, रेस्टोरेंट अगर अच्छा है, वो उसका खाना जो है पूरा आसपास के एरिया वाले पसंद करते हैं और उसको ये बात पता भी है, तब तो वो नेगोशिएट कर पाएगा जोमेटो और स्विगी के साथ। तो पता लगा उसका अगर बिरयानी उसके यहाँ मिल रही है 400 रुपए में, तो वो जोमेटो के थ्रू दे रहा है 430 में, स्विगी के थ्रू दे रहा है 430 में।
लेकिन जब उसके पास डायरेक्ट कॉल आ रहा है कस्टमर का, तो वो कस्टमर को डिलीवरी दे रहा है 410 में। तो देखिए 410 में वो खुद ही डिलीवर कर रहा है, स्विगी और जोमेटो वाले 430 में कर रहे हैं। तो कस्टमर तो सीधे उस रेस्टोरेंट को ही कॉल करेगा, क्योंकि उसे तो सस्ते में ही मिल रहा, 20 रुपए सस्ते में। तो एक तरह से देखिए रेस्टोरेंट्स भी कॉम्पिटिटर है, लेकिन रेस्टोरेंट वालों में एक कमी यही हो जाती है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती। हम जब जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट का मेन्यू ही देख पाएंगे, बट जोमेटो और स्विगी में हम सारे ही रेस्टोरेंट का मेन्यू एक साथ देख पाते हैं। तो ये एक कमी भी है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वाले इस फील्ड में, इस बिजनेस में कंप्लीट वे में बराबरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वो अपने अपना जो डिलीवरी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हर रेस्टोरेंट नहीं कर सकता। जो कोई बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है वही कर सकता है ऐसा। तो देखिए अब जब हमने थ्रेट यानी खतरे को एनालाइज किया, तो हमने क्या पाया कि बिजनेस मॉडल तो जोमेटो का बहुत ही अच्छा है। अगर वो उस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, तब तो जोमेटो की जीत ही जीत है। लेकिन जैसे अभी स्विगी ऑलरेडी आ चुका है इस बिजनेस में, तो करंटली देखिए अभी दो प्लेयर हो गए हैं। तो अभी ये गारंटी नहीं है कि जोमेटो अकेले ही जीत सके ये फाइट। उसको जीतने के लिए स्विगी से लगातार फाइट करती रहनी पड़ेगी। जब तक वो स्विगी से फाइट करता रहेगा, तब तक शायद कोई और भी प्लेयर आ जाए। जैसे अमेजोन अब घुसने के जुगाड़ में लगा हुआ है, तो कोई और भी प्लेयर आ जाएगा, फिर उससे भी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि बैरियर टू एंट्री कम है और ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं। अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अपनी जगह पकड़ लिया, अब लोग आ भी रहे हैं तो व्हाट्सएप को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जोमेटो जिस जगह पे है वहां पे ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स आ गए हैं, इसलिए जोमेटो को फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो बंदा डिलीवरी करता है उसको अवेलेबिलिटी फी देते हैं ये लोग, ठीक है। अब क्योंकि जोमेटो स्विगी से फाइट कर रहा है, अमेजोन से मान लीजिए फ्यूचर में फाइट करेगा, तो डिलीवरी फी जो है इसे ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर ज्यादा नहीं रखेगा तो क्या होगा, जो बंदा डिलीवरी देता है वो जोमेटो का ऐप ऑफ करके बंद कर देगा और स्विगी पे चला जाएगा, स्विच कर देगा, अमेजोन पे स्विच कर देगा, जो ज्यादा फी देगा वहां स्विच कर देगा। और अगर ज्यादा फी देंगे ये लोग तो प्रॉफिटेबल होने में इन्हें प्रॉब्लम आएगी। अब ये एक तरह से फंस जाएंगे आपस में लड़ लड़ के। जैसे अभी देखिए ओला और उबर में भी यही होता है। जो ड्राइवर्स होते हैं, अगर जिस टाइम पे ओला इन्हें ज्यादा पैसा देता है तो ओला के लिए ये कार चलाते हैं, जिस टाइम पे उबर देने लगता था तो ओला से स्विच करके उबर पे चले जाते थे और उबर के लिए सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे कोई किसी के लिए फिक्स नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जोमेटो के बिजनेस में। और क्लैरिटी नहीं आ रही इस मोमेंट पे, आप क्लियरली बोल नहीं सकते कि जोमेटो ये सक्सेसफुली कर लेगी। अभी लग रहा है जैसे कि 50-50 है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। और यही रीजन है कि मैं फिलहाल अपना मन नहीं बना पा रहा हूं इसका शेयर खरीदने के लिए। मेरा मानना यही है कि पहले तो ये धीमे धीमे अपना लॉस कम करे और प्रॉफिटेबल हो। तो एक बार जब ये प्रॉफिटेबल होगी, तब मैं अलर्ट हो जाऊंगा। उसके बाद भी मैं कम से कम इतना तो चाहता ही हूं कि ये 100 करोड़ का प्रॉफिट ला के दिखाए, जिसकी वजह से इसका आरओसी 4% हो जाए। उसके बाद मैं देखूंगा कि एक बार 100 इसका प्रॉफिट आ गया है, तो वो धीमे धीमे करके बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब 100 से 200 हुआ कि नहीं, 200 से 300 हुआ कि नहीं। जैसे ही 200 से 300 मैं देखूंगा, मतलब लगातार बढ़ रहा धीमे धीमे करके ही, तब मैं मन बनाऊंगा और धीमे धीमे करके खरीदूंगा। उसके बाद भी मैं एक बार में नहीं खरीदूंगा। लेकिन इतना करने के लिए जोमेटो को अभी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अभी जोमेटो भी थोड़ा टाइम लगाएगी और मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं है। मुझे कोई वो नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि मैं आराम से धीमे धीमे अपने डिसीजन लेता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है वो आप ही डिसाइड करोगे। मैं जहां तक आपको एक ओवरव्यू दे सकता था मैंने दे दिया है। आगे आपको अगर सच में लगता है कि जोमेटो अच्छा करेगी और बाकी कंपनीज को जैसे स्विगी है उसको बीट करके आगे निकलेगी, तब आप पहले भी शेयर खरीद सकते हो। तो इसी के साथ मैं भी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।